हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IBT स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए त्रिभुज का पार्ट नंबर 3 और जिसमें हम आपको सिखाएंगे थेल्स प्रमेय। ठीक है, सबसे पहले यही आती है प्रूव करने के लिए। ये बच्चे बहुत कठिन मानते हैं, बहुत कठिन है, लेकिन हम आज आपको इतनी सरल करा देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय है और अगर थेल्स प्रमेय से नहीं आएगा तो ये कथन लिख करके दे देगा। ये वाला ये लिखा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देखो, ये त्रिभुज हमने यहाँ बना दिया। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं में कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर कर लो, AB भुजा है, BC भुजा है, AC भुजा है। तो मैं क्या कहता हूँ कि BC भुजा के समांतर एक कोई रेखा हमने खींच दी यहाँ पे, जिसे पॉइंट दे दिया D और इसको E कर दिया। ठीक है, ये दे ही रखा है इसमें। कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, जो A भी भुजा बची है, AC बची, इन दोनों को E और D पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। वे बिंदु, ये वाले बिंदु जो हैं, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC ये समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, भुजाएं। तो हम आपको ये प्रूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि दिया है, हमारे पास यही कहते हैं दिया है। क्या दिया है कि DE समांतर है BC के, जो DE है, जो DE रेखा है समांतर में है BC के। तो इस समांतर का चिन्ह होता है, ये 2 लाइनें इस टाइप से खींच देते हैं, खड़ी लाइनें BC। ये हमारे पास दे रखा है इस सवाल में कि DE समांतर में है BC के। ठीक है, अब कह रहा है सिद्ध करना। सिद्ध ये करना है, यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध ये करा रहा है कि AD अपॉन में DB बराबर में AE अपॉन में EC, ये हमसे सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, अब ये इतना दे रखा और ये सिद्ध करवा रहा है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने से पहले हम इसमें 2-3 रचनाएं करेंगे। तो रचना ये करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई कि B को हमने E से मिला दिया, B को डैश करके हमने E से मिला दिया और C को D से मिला दिया। अब यहाँ से इस टाइप से हमने इसको मिला दिया। तो पहली रचना ये हो गई। तो रचना में यहाँ लिखोगे, रचना में नंबर 1 लिखेंगे, क्या लिखोगे? B को E से, B को बिंदु E से तथा C को बिंदु D से, C को बिंदु D से मिलाया। ये पहली रचना कर दी। दूसरी रचना और कर रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। देखो, अब हम E से AD पर लंब डाल रहे हैं, E से AD पर लंब डाला इस टाइप से। ठीक है, अब AE पर हम D से लंब डाल रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, डाल दिया। तो दूसरी रचना में ये लिखेंगे कि बिंदु E से AD पर ठीक है, तथा D से AE पर लंब डाला। बस ये 2 रचनाएं हमने इसमें की हैं। ठीक है, अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो इन पॉइंटों को हम लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने M, ये लिख लिया हमने N। ठीक है, अब देखो 2 रचनाएं हो गई हमारी। ठीक है, अब तीसरी रचना अब नहीं करनी रचना, अब हम आपके यहाँ पे उत्पत्ति लिखते हैं, उत्पत्ति। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या स्टार्ट करना है वो जरा ध्यान से समझिए आप। ठीक है, देखो, अब हमें यहाँ पे हम इस लाइन की बात करेंगे, AB की लाइन की बात करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना। देखो, पहले एक त्रिभुज ये मिल रहा है आपको ADE, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर एक त्रिभुज और हमने जो अपने रचना में बनाया है DBE, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम पहले इस लाइन की बात करेंगे, A से B वाली लाइन पर। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे
ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब जरा ये ध्यान आपको ये देना है कि 1/2 तो आ जाएगी। अब ADE में हमें ऊंचाई कहाँ से मिलेगी और आधार कौन सा मिलेगा? तो जरा ध्यान से देखिए, अगर किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से अगर हम कोई लंब डाल दें तो जिस पर लंब डाला जाता है वो आधार बन जाता है, ठीक है। और जो लंब डाला वो ऊंचाई बन जाती है। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके शीर्ष के सामने वाली भुजा पे लंब डालोगे तो जिस पे लंब डाला जाता है वो भुजा आपकी आधार बन जाती है, और जो लंब डाला गया वो त्रिभुज की ऊंचाई बन जाती है। तो इस त्रिभुज में हमने इस लाइन की बात कर रहे हैं, ए से बी वाली पे लंब कौन सा डाला? ये वाला। इसके ADE में इस शीर्ष से इस पे लंब डाला तो AD आपका क्या बन गया? आधार। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? ME हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आधार हो जाएगा आपका AD गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी? ME, या EM लिख लो, कुछ भी लिख लो, EM लिख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया हमने, ठीक है। अब चलो, अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसके नीचे वाला DBE की। तो जरा ध्यान दो आप, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ये भी फार्मूला वही लगेगा त्रिभुज का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 यहाँ। अब DBE में हमें कौन सा आधार लेना है और कौन सा हमें क्या लेना है? ऊंचाई का लेना। तो देखो ध्यान से, इसमें तो कोई लंब पड़ा नहीं, ये तो लंब पा चला गया, लंब नहीं माना जाएगा। ये आपको आधार लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो DBE है ये वाला कोण अधिक कोण है, ये वाला अधिक कोण। जब भी कोई अधिक कोण बनता है तो ध्यान देना, इस टाइप से जब कोई अधिक कोण बनाया जाता है तो इसको अगर आधार मानोगे तो ये लंब इसके इस टाइप से बन जाता है, यानी त्रिभुज के बाहर लंब पड़ता है जा करके, ठीक है। तो ध्यान देना, इस DBE जो आपका त्रिभुज बना है तो इसके बाहर आपका लंब ये माना जाएगा ME, क्योंकि ये अधिक कोण है। अधिक कोण में जब भी लंब देखा जाएगा तो ये आपका बाहर, ऊंचाई आपके बाहर मिलती है, लंब डाला जाएगा। तो ये लंब डाला, इसके कारण ये यहाँ से यहाँ तक का ये अधिक कोण हो गया आपका। और यहाँ से देखिए DBE में आपको ये बाहर लंब पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है, बाहर लंब पड़ेगा। तो आपका जो आधार माना जाए DBE में ये आधार लिया जाएगा, ठीक है। इसको आधार लेंगे तो ये हो गया, देखो यहाँ से ये वाला कोण जो ये त्रिभुज बना ये अधिक कोण बन गया। ये आधार लेते हैं तो अधिक कोण में जरा ध्यान देना, अधिक कोण में अगर ये आधार लिया, ठीक है, ये अधिक कोण हो गया, 90 से अधिक होता है, तो इसका जो ऊंचाई मिलती है वो उसके बाहर मिलती है त्रिभुज के, इसको मानना पड़ता है। तो ये ऊंचाई हो जाएगी, जिसके कारण ये अधिक कोण बन गया। तो इसके कारण ये वाला यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बाहर आपका लंब पड़ जाएगा, यानी EM ये लंब माना जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और इसके बाहर आपका EM क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो DB हो जाएगी आपकी, DB आपका आधार हो जाएगा और EM आपका हो जाएगा ऊंचाई, EM इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने आपको A और B का सॉल्व करा दिया। अब हम इसकी बात करेंगे, त्रिभुज तो यही लेंगे, अब हम A से C तक की लाइन की बात करेंगे, रेखा की। तो देखो फिर तो दोबारा ADE में अब आपको हम ये बताएंगे कि ये वाली लाइन के लिए बता रहे हैं, अभी हमने इस लाइन के लिए बताया। तो पुनः त्रिभुज वही लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणा, इसका आधार क्या लेना है, क्योंकि हम इस लाइन की बात करेंगे। तो जरा ध्यान समझना, इस लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन पर लंब पड़ा है कौन सा? D से N पर लंब डाला, तो ये हो जाएगा आधार, ये आ जाएगा AE गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी? जो लंब डाली थी DN, ये लंबाई हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था जिस रेखा पर कोई लंब डाला जाता है तो वो आधार बन जाता है। ये वाला हमने DN लंब डाला, यहाँ से यहाँ तक ये लंब डाला था, तो ये हमारा ऊंचाई हो जाएगी।
और जिस पे लंब डाला गया वो आधार बन जाएगा। तो ए ही आधार हो गया, डी एन क्या हो जाएगी हमारी ऊंचाई। तो डी एन हो जाएगी आपकी ऊंचाई। तो इक्वेशन नंबर आपका 3 बन गया। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे ई सी डी में। तो ध्यान देना, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखिए 1/2 गुणा ऊंचाई क्या आएगी कि देखो ध्यान से। अब इस वाले की बात कर रहे हैं ई सी डी की, यानी ये वाला अधिक कोण बन गया, ठीक है। तो ये आपका आधार बन गया, तो इसके बाहर आपका लंब बनेगा जाकर के ये वाला डी एन, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई सी आपका आधार आ गया गुणा में, क्योंकि अधिक कोण है इसके बाहर आपका लंब बन जाएगा, तो ये आ जाएगा डी एन। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बता दिया आपको। अब मुझे ये वाला मिटाना पड़ेगा, तब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये अभी बना रहेगा, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से भाग करेंगे, 3 को 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ समझो 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, इसका आधार किसका, ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन में किसका, दूसरे वाले का त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर में ये क्या लिखा है 1/2 गुणा ए डी गुणा पी एम अपॉन में 1/2 ये वाला डी एम गुणा ई एम। तो इसमें से जो कट रहा है उसे काट देंगे, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ए डी अपॉन में डी एम बच गया, ठीक है। अब इधर वाला मिटा रहे हैं क्योंकि देखिए अब हम 1/2 कर दिया, 3/4 कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3/4। तो देखो ध्यान से, यह आ जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा 1/, इसको इससे लिख देते हैं 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एन अपॉन में 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एन। तो ये डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा भाई, ये आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। ए ई अपॉन में ई सी आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ 5 डाल देंगे और यहाँ पर 6 डाल देंगे, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इनको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखिए मिनट के लिए, चलिए यहाँ आप समझिए आपको। अब हम बात यहाँ के करते हैं, ये जो रेखा है डी है इस बी सी के समांतर है, ठीक है। तो डी रेखा है बी सी के समांतर। तो यहाँ पे हम नोट करके लिखाते हैं आपको कुछ पॉइंट। देखो, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। समझो, अगर हम कहते हैं जब दो रेखाएं आपकी समांतर हों तो उनके अंदर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ए बी सी, पहले त्रिभुज ए बी सी बनाया, फिर दूसरा हमने पी क्यू आर बना दिया। ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में होगा पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा। उसी कंडीशन से डी ई
और BC आपस में समांतर हैं, तो इनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? DVE। तो यहाँ लिख सकते हैं आप त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर में होगा त्रिभुज ECD के। त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? कब? जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों तब। तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखा है DVE का क्षेत्रफल बराबर में है ECD का क्षेत्रफल। तो इक्वेशन नंबर 5 में जरा ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पे DVE दिख रहा है, DVE का क्षेत्रफल जो लिख रहा है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे हम DVE की जगह पे ECD लिख देंगे। यहाँ पे जो लिखा है समीकरण 5 की बात कर रहे हैं, DVE का क्षेत्रफल बराबर में है ECD का क्षेत्रफल। तो यहाँ समीकरण 5 में DVE का क्षेत्रफल के बराबर में लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे ECD का क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझ पाए? फिर से समझो, त्रिभुज DVE का क्षेत्रफल बराबर में है त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो DBE का क्षेत्रफल इसके बराबर में है, तो समीकरण 5 में DVE की जगह पे हम ECD लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण, इस समीकरण को मान लेते हैं 6 तो हो गई, 7 मान लेते हैं। समीकरण 7 से, ठीक है, 7 से त्रिभुज DBE का मान समीकरण 5 में, ये 8 बन गया भाई, 5 में रखने पर, तो जरा ध्यान दो 5 लिख रहे हैं। ये लिखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो DBE के बराबर में ए लिख देंगे, तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो बराबर में भाई, इसके बराबर में क्या लिखा था? AD अपॉन में DM। तो AD अपॉन में DM लिखा है। ये इक्वेशन नंबर आ गया आपका 7 या 8। ठीक है, अब जरा कंपेयरिंग करो, तुलना करो कि समीकरण 8 और समीकरण 6 में क्या चीज दिख रही है। यहाँ दिख रहा है ADE का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल बराबर में है इसके। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, ADC का क्षेत्रफल, ये चीज और ये चीज आपस में कॉम्बिनेशन है, बराबर दिख रही है। बात समझ पा रहे हो? तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? समीकरण 6 से मान रखने पर, तो देखो ध्यान से, इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे की जगह पे बराबर में क्या लिखा? AE अपॉन में EC बराबर में, यहाँ लिख दिया इसकी जगह पे हमने, इसकी जगह पे ये वाला लिख दिया। बराबर में क्या दिख रहा है? AD अपॉन में DM। या हम इसको उल्टा, चलिए अब आपका आ गया यहाँ पे AE अपॉन में EC, AD अपॉन में DM नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? ये गड़बड़ है भाई। ये DM की जगह पे आपका उस समीकरण में होगा DV होगा। ये गलत हो गया, गलती हो गई भाई, सॉरी। यहाँ पे आप कर लीजिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि गलत हो जाएगा यार। यहाँ पे आ जाएगा DVM नहीं आएगा, गलती से लिख गया होगा DM, क्षमा चाहते हैं इसके लिए हम। ठीक है, तो यहाँ पे M आ जाएगा। ठीक, M की जगह पे आपका आ गया है B आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा B। ठीक, अब इसको जैसे चाहो लिख सकते हो। ठीक, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये आ जाएगा AD, इसको पहले लिख लेते हैं। DV बराबर में आ जाएगा AE अपॉन में EC। ठीक है, यही हमसे प्रूव करवा रहा था। AD अपॉन में DV, AD अपॉन में DV और AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, ये हमसे सिद्ध करवा रहा था। यही आपकी थ्योरी पर में है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, कल हम आपके लिए इसके अगली वाली थ्योरम कराएंगे। अब हम पूरा का पूरा त्रिभुज खत्म ही करके छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कठिन बच्चों को पड़ता है, हम बहुत ईजी तरीके से बता देते हैं आपको।
और आपको भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। आप इतना तो कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप शेयर तो कर ही सकते हैं ना, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू और कमेंट में ज़रूर लिखें।